So hey guys, and welcome back to your channel Anurag Conceptuals, and today we are going to start with a new chapter of public finance, that is VAT and GST. लास्ट चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। उसके अंदर हमने कई सारे टैक्सेस पढ़े थे और लास्ट था हमारा वैट एंड जीएसटी। जैसे हमने कहा था कि हम नए चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो ये वही नेक्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैट के रिगार्डिंग और बाद में जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस है, जीएसटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वैट से। सो वैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स which emerged as an important form of commodity taxation in the second half of the 20th century. ठीक है, वैट एक तरीके का कैसा टैक्स है? कमोडिटी टैक्सेशन विच इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटीज। और वैट जो था वो इमर्ज हुआ था एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन या फिर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कमोडिटी टैक्सेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी कहां से थी? 1900 to 2000। तो 1950 के बाद ये जो टैक्स था वो इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था। वॉन सीमंस हैड रिकमेंड इट एज फार बैक एज 1918 टू द जर्मन गवर्नमेंट। एक वहां के पर्सन थे जर्मन के, वॉन सीमंस, उन्होंने रिकमेंड कर दिया था 1918 में जर्मन गवर्नमेंट के लिए कि आपको वैट इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, आपको वैट लेकर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा। फिर उसके बाद फ्रांस ने 1954 में फ्रांस वाज द ऑफिशियल कंट्री टू इम्पोज या फिर इम्प्लीमेंट द वैट इन हिज कंट्री। ठीक है, 1918 में रिकमेंडेशन आई थी वॉन सीमंस की, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करा था? फ्रांस ने 1954 में। इन एसेंस VAT is simply a multi-stage sales tax that exempts the purchase of intermediate goods and services from the tax base. सबसे पहले VAT जो है वो एक मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स है जिसके अंदर परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द टैक्स बेस एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसको एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज भाई पेन नहीं चल रहा। सपोज मिस्टर ए है, ये है मैन्युफैक्चरर। इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करा और कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी वैल्यू है सपोज 1 लाख रुपीस की। ठीक है, इन्होंने आगे उसको बेचा सपोज मिस्टर डब्ल्यू को, विच इज द होलसेलर। ठीक है, होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने उसे बेचा मिस्टर आर को, विच इज द रिटेलर, और रिटेलर ने फाइनली बेच दिया मिस्टर सी को, जो कि क्या है हमारा एंड कंज्यूमर या फिर कस्टमर। ठीक है, ये हमारा फ्लो है। तो मिस्टर ए ने कितने का बनाया? 1 लाख रुपए का। नहीं, बनाया तो कम का होगा, बेचा कितने का? 1 लाख रुपए का। जब मिस्टर डब्ल्यू के पास वो चीज आई तो मिस्टर डब्ल्यू 1 लाख का थोड़ी बेचेंगे। मिस्टर डब्ल्यू उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे, उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस करेंगे, तो उसके बाद उसे मार्केट में बेचेंगे। सपोज इन्होंने बेचा 1,10,000 का, इसके पास आया, इसने बेचा 1,25,000 का, और कस्टमर को फिर 1,25,000 का पड़ गया। ठीक है, ये इस तरीके से बेचा। इतना क्लियर है? अब मान के चलते हैं कि जो वैट है, वैट का रेट है 10%। वैट इज 10%। तो पहले वाले पे वैट कितना लगेगा? अगर मिस्टर ए जो कि मैन्युफैक्चरर है 1 लाख रुपए को कोई सामान बेच रहे हैं तो इस पे वैट कितना लगेगा? 10,000 रुपए का। ठीक है, सेल के टाइम पे बात कर रहे हैं। सेल के टाइम पे वैट कितना कलेक्ट करेंगे मिस्टर ए? क्योंकि इन्होंने 1 लाख का बेचा तो मिस्टर डब्ल्यू इन्हें रुपए देंगे। मिस्टर डब्ल्यू इन्हें कितने रुपए देंगे? 1 लाख तो जो उसकी सेल्स प्राइस है, प्लस 10,000 रुपए का वैट भी मिस्टर डब्ल्यू को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए को टोटल कितने रुपीस मिले? 1,10,000। इतना क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। मिस्टर ए ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा 1 लाख रुपए का, उस पर वेट कलेक्ट करा 10% के अकॉर्डिंग 10,000। तो मिस्टर ए को कितने रुपए मिलेंगे? 1,10,000। 1 लाख तो जो सेल्स प्राइस है वो, और 10,000 वेट। अब मिस्टर डब्ल्यू की बात करते हैं।
मिस्टर डब्ल्यू ने 10,000 रुपए वेट के दे चुके हैं और 1 लाख रुपए का इन्होंने सेल्स प्राइस दिया था। मिस्टर डब्ल्यू ने बेचा आगे कितने का, 1,25,000 का। वेट मान के चलते हैं सेम है 10%। 10% मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10% ही लगता था वेट, कई रेट्स थे, लेकिन हम यहाँ पे 10% ले रहे हैं जिससे हमारा इलस्ट्रेशन ईजी रहे। अब डब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, डब्ल्यू ने कैसे बेचा, मिस्टर आर को कितने का, 1,10,000 का। तो मिस्टर डब्ल्यू को कितना वेट मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग, 11,000 का, ठीक है। टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो 1,10,000 का तो सेल्स प्लस 11,000 का वेट, तो 1,21,000 रुपए इन्हें टोटल मिलेंगे। अब बारी आती है वेट की। देखो मिस्टर डब्ल्यू को वेट कितना मिला, 11,000 का, और मिस्टर ए को वेट कितना मिला, 10,000 का। मिस्टर ए तो ये 10,000 के 10,000 गवर्नमेंट को जमा करा देंगे एज इट इज, ठीक है। लेकिन जब मिस्टर डब्ल्यू की बारी आएगी तो मिस्टर डब्ल्यू ने पहले वेट दिया था, मिस्टर ए को दिया था ना वेट, जब मिस्टर डब्ल्यू ने खरीदा था इससे, होलसेलर ने जब खरीदा था तो वेट दिया था, और होलसेलर ने जब बेचा तो वेट कलेक्ट करा। तो डब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो वेट पेड है 10,000 का और वेट कलेक्टेड है 11,000 का। इतना आगे समझ में कि वेट पेड कितना है 10,000 और वेट कलेक्टेड कितना है 11,000। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये 11 का 11 नहीं देना। अगर अर्लियर स्टेजेस मतलब मिस्टर डब्ल्यू के पास सामान कहां से है, मिस्टर ए से, तो अर्लियर स्टेजेस में अगर आपने कहीं पे वेट पे करा है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट का मतलब आपको उतना टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर डब्ल्यू अब कितना टैक्स देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का टैक्स देंगे, जो कि उनका एक्सेस रिसीव्ड अमाउंट निकल रहा था। मतलब उन्होंने 11,000 रिसीव करे, 10,000 वो ऑलरेडी पे कर चुके थे वेट, तो उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए देने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दिस? अगर ऐसे ही हम बात करें मिस्टर आर की, तो मिस्टर आर ने 1,10,000 का सामान खरीदा, उस पर कुछ वैल्यू एडिशंस करी, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और उसे 1,25,000 का बेच दिया। तो मिस्टर आर को वेट कितना मिलेगा, 12,500 का। अब 12,500 में से आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, 11,500 में से ये 12,500 का जो वेट उन्हें मिला है, इसमें से वो 11,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इन्हें कितने पे करने की जरूरत होगी, देखो रिसीव्ड कितना हुआ था 12,500, 11,000 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं अर्लियर स्टेजेस में, तो यहाँ पे उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत है सिर्फ 1,250 की, ठीक है। दिस इज द वेट टैक्सेशन विच वॉज द अर्लियर। और सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी रखा गया है, जीएसटी में भी सेम तरीके से हम टैक्स की कंपटीशन करते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कितना जाना चाहिए था। गवर्नमेंट के पास एक तो ये 10,000 पूरे के पूरे मिल जाएंगे, मिस्टर डब्ल्यू से गवर्नमेंट को मिलेंगे 1,000, मिस्टर डब्ल्यू से गवर्नमेंट को मिलेंगे 1,000 रुपए और मिस्टर आर से मिलेंगे 1,250 रुपए। तो अगर टोटल देखो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,250, टोटल टैक्स कितना पहुंचा गवर्नमेंट के पास, 12,500 का। और अगर हम लास्ट स्टेज पे जाके देखेंगे कि 1,25,000 का था, 1,25,000 पे अगर हम सीधा 10% निकालेंगे तब भी 12,500 ही निकलता है, और गवर्नमेंट के पास ऐसे टुकड़ों में करते करते कितना पहुंचा, 12,500। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स तो पूरा पहुंचा, बस उनका जो तरीका था वो उन्होंने वैल्यू एडिशंस पे टैक्स लिया, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ वेट। चलो भाई आगे बात करते हैं। सो वेट इज सिंपली अ मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स दैट इज द फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। इसी प्रोसेस में कई सारी चीजें आ सकती हैं। डेट एग्जेम्प्ट्स द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द टैक्स बेस। जैसा कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है जो हमने पहले खरीदा और आगे बेचने के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द टैक्स बेस। So value added by a business firm is the difference between the sales proceeds and its expenditure in purchasing the intermediate goods and services from the other firms. This may be expressed as under. Value addition का फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू एडिशन इक्वल टोटल ट्रांजैक्शन माइनस टोटल इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब इनका ये है, मान लो हमने साल भर में 10 करोड़ रुपए की सेल करी, ठीक है, और 8 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, तो हमने कितना वैल्यू एडिशन करा, 2 करोड़ का, क्योंकि 8 करोड़ का सामान खरीदने के साथ हमने 10 करोड़ की सेल कर दी, यानी 2 करोड़ का वैल्यू एडिशन करा,
सिंपली। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है वो वैल्यू एडिशन का है। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ, जैसे कि 2 करोड़ हुआ, तो 2 करोड़ पे टैक्स निकाल देंगे सीधा। ठीक है, वो जो मैंने समझाया वो पूरा मल्टी स्टेज पर्पज से समझाया। सो वैल्यू एडिशन हो गया। The administration of the VAT does not require the firms to calculate the value added. VAT is administered by the invoice method, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? वैल्यू एडिशन मत निकालो, आप बस टैक्स निकालो। आपने सेल के टाइम पे कितना टैक्स कलेक्ट करा, आपने परचेस के टाइम पे कितना टैक्स पे करा, बस ये बता दो, डिफरेंस हम देख लेंगे। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन करा था इनवॉइस मेथड था। So all the transactions are taxed at the fixed proportion rate, irrespective whether they are of final or intermediate transactions. Taxpayers are then allowed to deduct the taxes paid on intermediate purchases. जैसा समझाया था कि 11,000 का टैक्स कलेक्ट करा, 10,000 का टैक्स ऑलरेडी पे करा था, जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को जमा करा दो बस। तो वही चीज लिखिए, टैक्स पेयर्स आर देन अलाउड टू डिडक्ट द टैक्सेस पेड ऑन इंटरमीडिएट परचेजेस। Invoice method is also called as the tax credit method. The use of this method is demonstrated as below. Tax liability निकालने का फॉर्मूला है tax payable on sales। जैसे अगर मिस्टर डब्ल्यू के में निकाला तो हमने tax payable on sales is 11,000, tax paid on intermediate purchases 10,000, तो tax liability उसकी निकल कर आ रही थी सिर्फ 1,000 रुपए की। ठीक है, चलो भाई, ये तो था हमारा टैक्स वेट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि वेट किस तरीके से लगता था, और वेट के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बता दिए सारे। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेट। 3 तरीके के वेट होते हैं, एक है कंजप्शन टाइप वेट, इनकम टाइप वेट एंड प्रोडक्ट टाइप वेट। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।